नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को लेकर दिल्ली से बिहार तक सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने के कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात भी कर सकते हैं और जेडीयू कोटे से बनने वाले मंत्री पद के लिए 2 नामों के प्रस्ताव को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख सकते हैं। जेडीयू अब केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। तो 2019 में मोदी सरकार के गठन के दौरान जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उस समय महज एक मंत्री पद जेडीयू को दिया गया था। जेडीयू बीजेपी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते तो जेडीयू के ललन सिंह और आरसीपी सिंह में से किसी एक को ही जगह मिलती, लेकिन ऐसे में अब नीतीश कुमार फिर से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू को भी सीट मिल सकती है। इसको लेकर आज वह दिल्ली पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि अब 2 साल के बाद जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर राजी हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि मोदी कैबिनेट विस्तार में हमारी पार्टी शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बीजेपी के हम साझेदार हैं और अगर केंद्र में भी भागीदारी मिलती है तो यह अच्छा रहेगा। आरसीपी सिंह ने मंत्रियों के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अभी फैसला नीतीश कुमार लेंगे। फिलहाल इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री शामिल होगा, इसको लेकर अभी जो संशय है वो बरकरार बना हुआ है, क्योंकि अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सर देखिए, जिस तरीके से जेडीयू को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जेडीयू का कोई भी मंत्री अब मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में जब प्रस्ताव दिया गया तो तब तो मना कर दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन अब 2 साल बाद नीतीश कुमार फिर से राजी हो गए कैबिनेट में शामिल होने के लिए। तो क्या कुछ लग रहा है कि कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं और कौन सा मंत्री शामिल हो सकता है कैबिनेट में? देखिए, आपको 2 साल पहले 3 साल पहले की एक घटना याद होगी। उस वक्त ये तय हो गया था लगभग कि आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाना था। आरसीपी सिंह दिल्ली भी चले गए थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बातें हो गई जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और आरसीपी सिंह बनते बनते चूक गए। हालत ये हो गई थी कि उस वक्त हमें याद है कि जदयू के कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली यहाँ से पटना से पहुंच गए थे। और वही बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिनको ट्रेन का टिकट मिला, फ्लाइट का टिकट मिला तो मिला, जिनको नहीं मिला वो अपनी गाड़ियों से चले गए थे दिल्ली गुलदस्ता लेकर के। तो ये तो तय है कि आरसीपी सिंह को ही इसमें जगह मिल सकती है। एक तो ये नाम होगा। अगर 2 की बात होगी तो फिर वैसी स्थिति में कोई और नेता हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से 2020 में जो नतीजे सामने आए, उस नतीजे से जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति बिहार में बनी है तो काफी कमजोर स्थिति हुई। सिर्फ 43-44 विधायक हैं, तो ऐसे में यह बड़ी दबाव भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा में सदस्यों की बात करें तो वो संख्या काफी है जनता दल यूनाइटेड के पास। दूसरी बात यह है कि भविष्य की जो राजनीति आई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आए हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अंदर से काफी कमजोर हुई है। अब उसके पास यही विकल्प है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ सहयोग बनाए रखा जाए, ताकि 2022 का जो चुनाव यूपी में होना है वहां और फिर 24 में जो स्थितियां बनेंगी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अब अपने सहयोगियों की पहले से ज्यादा जरूरत हो गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ये चाहेगी कि जनता दल यूनाइटेड को जरूर ही जगह दी जाए। इसमें एक दूसरा पक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसमें आपको ये याद होगा कि रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद वह जगह जो लोक जनशक्ति पार्टी को मिलनी चाहिए वो खाली है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की समस्या यह है कि उसमें एक विभाजन सा हो गया है। चिराग पासवान जो अध्यक्ष थे वो जो है अकेले पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में
सॉरी, ऐसी स्थिति में जो अब हालात बने हैं, तो एक तीर से दो निशाना जनता दल यूनाइटेड लगा रहा है कि 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया था चुनाव के वक्त, तो उसका बदला भी चिराग पासवान से लेने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हो रही है। ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी जा रहे हैं और कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री से है, फिर प्रधानमंत्री से है, तो वो ये संभव है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कन्विंस करेंगे कि जो लोजपा का जो दूसरा गुट है, जिसका नेतृत्व पारस करते हैं, पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग के चचा हैं, तो संभव है कि उनको मंत्री बनाने के लिए ये दबाव डालें या रिक्वेस्ट करें। तो ऐसी स्थिति में दो चीजें तो स्पष्ट हैं कि एक जनता दल यूनाइटेड से और एक लोजपा से ये निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो संख्या बल है, उस हिसाब से यह माना जा रहा है कि दो लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है गठबंधन में, और जैसे समर्थक जो पार्टियां हैं बीजेपी के, उनका साथ बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऐसी कई जो राज्य हैं जहां पर अगले साल ही चुनाव होने वाले विधानसभा के, और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी पार्टी को और मजबूत करना होगा, जितनी समर्थक पार्टियां उनको भी अपने साथ लगा खड़ा करना होगा, तभी जो बीजेपी है वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार विरोध करती हुई तो नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार गिराने की भी पूरी कोशिश करती हुई नजर आती है, क्योंकि अब किसान का जो मुद्दा है वो लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसका फायदा भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी जो समर्थक पार्टियां हैं बीजेपी की, उनका सहयोग बेहद जरूरी होगा बीजेपी के लिए, और उनको साथ लेकर भी चलना बेहद जरूरी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति बनी है। आपको एक तो जो पिछले दिनों 3-4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल था, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हो चुका था कि वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है कि अब जो दूसरे राज्य हैं, खासतौर पे दो हालात जो बने हैं कोरोना संकट के बाद, जिस तरह से मौतें हुई हैं और जिस तरह से लाशें दिख रही थीं उत्तर प्रदेश की नदियों में और रेत में, तो जो लोगों में आक्रोश फैला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस आक्रोश की स्थिति में उसे निपटने के लिए उसे चाहिए सहयोगी ही चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश में भी चाहिए और बिहार में भी चाहिए, तब जाकर के 2022 और 2024 के चुनाव पे ये वक्त इनकी स्थिति मजबूत रह सकती है। इसलिए एक तरह से मजबूरी भी है अब भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा जो गठबंधन का जो धर्म है उस हिसाब से भी जरूरी है कि जनता दल यूनाइटेड से और उनके सहयोगी पार्टियों से को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आज वह दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी कैबिनेट को लेकर यहां पर विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर जेडीयू अब तैयार है। जिस तरीके से 2019 में जेडीयू ने मना कर दिया था, लेकिन अब 2 सालों बाद जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए तैयार है। तो कोविड मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 90 दिनों बाद 50,000 से भी कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,640 नए केस दर्ज किए गए हैं और वहीं 1,167 संक्रमितों की जांच चली गई है। इससे पहले 23 मार्च को 47,262 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 81,839 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 40,336 एक्टिव केस कम हो गए। देश में लगातार 40वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। 21 जून तक देश भर में 28,47 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज भी दिए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो वैक्सीन के जो आंकड़े हैं, जितने अभी जो वैक्सीन लगाई जा चुकी है, उनका आंकड़ा है 28 करोड़
87 लाख यहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। फिलहाल की अपडेट आपको बता रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से कोविड का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, अब वो कम हो गया है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी नीरज शर्मा जयपुर से। नीरज, देखिए कोविड का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ था, वो भले ही कम हो गया है, हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार क्यों ना हो, जिस तरीके से जो अभियान चलाए गए थे अब वो काफी ज्यादा सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से जो कोविड का ग्राफ है वो कम हो गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना का संक्रमण जो है लगातार कम हो रहा है और केवल राज्य के अंदर नहीं, पूरे देश भर के अंदर ये संक्रमण जो है कम रिकॉर्ड किया गया है। तो निश्चित रूप से एक खुशी की बात तो ये है, राहत की बात ये है, लेकिन इसके साथ ही एक चिंता ये भी है कि तीसरी लहर जो है वो ना आ जाए। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है और रिस्क नहीं लेना चाहती है। आपको बता दें कि कल कोरोना से 6 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है, परसों 4 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये आंकड़ा गत दिनों में जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो एक बड़ी त्रासदी आई थी उससे काफी कम जो है वो रिकॉर्ड में नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी चिंता सरकार को ये है कि तीसरी लहर की आशंका की चेतावनी कई विशेषज्ञ दे चुके हैं। अगर बात करें तो बीते 24 घंटों में 151 कोविड पॉजिटिव रोगी आए हैं। सर्वाधिक जो पॉजिटिव रोगी हैं वो अलवर के अंदर 53 निकल करके आए। अलवर एक चिंता का कारण बना हुआ है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर और जिलों के अंदर कम पड़ गई है। अलवर में लगातार अभी तक भी जो केसेस हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। 53 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं अलवर के अंदर, जो कि सर्वाधिक है पूरे प्रदेश में। और राजधानी जयपुर को भी अलवर ने पछाड़ दिया है। राजधानी जयपुर में केवल 26 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर केवल 10 केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं। इसी प्रकार से सीकर में 9 केसेस आए हैं। पाडी और कोटा के अंदर 4-4 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं उदयपुर के अंदर 5 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। कोटा में 4 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंता की बात यह है कि अलवर जो है वो उसमें 53 केसेस बने हुए हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस भी वहां पर 389 हैं। हालांकि जयपुर के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 558 है, जो कि राजस्थान में शीर्ष पर है। लेकिन अगर बात करें अब जो केसेस जो मिल रहे हैं उसमें अलवर का नंबर जो है वो ऊपर पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मेवात क्षेत्र के अंदर भी सरकार की निगाहें हैं कि वहां पर लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जाए और ये मौतों का जो आंकड़ा है इसको भी कम किया जाए। अभी 6 मौतें जो हैं वो कल रिकॉर्ड की गई हैं। रिकवरी के केसेस की बात करें तो 533 रिकवर हुए हैं। अब कोरोना की संख्या बढ़ रही है, घट रही है, इसका अंदाजा रिकवरी और पॉजिटिव से लगाया जाता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉजिटिव केसेस तो 151 मिले हैं, रिकवर होने वालों की संख्या 533 है, जो कि करीब 4 गुना है। निश्चित रूप से कोरोना का संक्रमण अब कम हुआ है। प्रदेश में सक्रिय केसेस भी 2691 रह गए, लेकिन तीसरी लहर और बच्चों के अंदर कोरोना का संक्रमण जो है वो ना फैले, इसके मद्देनजर तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। कल ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल के दौरे पर गए थे। 600 बेड का उन्होंने बताया कि यहाँ पर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। वेंटिलेटर और आईसीयू की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। अन्य अस्पतालों में भी सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन युक्त जो बेड है उनकी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल नीरज, देखिए थर्ड पीक को लेकर भी लगातार सरकार सक्रिय होकर तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए जिस तरीके से अब भले ही आंकड़े कम हो गए, लेकिन अभी जो कोरोना है खत्म नहीं हुआ है। पूरी दुनिया भर में कोरोना फैला हुआ है। हर देश में कोविड के केस अभी भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसे राजस्थान में अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो भी कम आए हैं कोविड के। जिस तरीके से जो पाबंदियां हैं उनको भी हटाया जा रहा है। जनता कितनी सतर्क है, जनता कितनी एहतियात बरत रही है? देखिए, अगर पब्लिक की बात करें तो जब काम धंधे सारे खुल गए हैं तो पब्लिक को आना पड़ेगा। जब सरकार ने गाइडलाइन के अंदर छूट दे दी है, ऑफिसेस खोल दिए हैं और पूरी कार्यक्षमता के साथ में ऑफिस अब खुलने लग गए हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिए कि शाम 4 बजे तक ऑफिस खुलने का समय है। तो सरकारी ऑफिस खुल रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस तो पहले ही खुलने चालू हो गए थे, तो दोनों तरह के ऑफिस खुल रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर भीड़ तो आएगी, क्योंकि बिना वाहनों के और जो लोग हैं जब उनको ऑफिस जाना है तो उनको बाहर आना पड़ेगा। हालांकि मास्क लगाने की जो पालना है वो सख्ती से सरकार कराने की कोशिश कर रही है और बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें जागरूकता है, वो तो पहन करके आ भी रहे हैं। कुछ एक जगह ऐसा देखा गया है कि लोगों में शिकायत आई है कि जो मास्क है इसमें गर्मी के मौसम में ह्यूमिडिटी या घुटन की समस्या जो है ये लोगों को आती है, तो लोग बीच बीच में इस मास्क को उतार लेते हैं, अपनी ठोड़ी जो है इससे लटका लेते हैं। हालांकि सरकार इसको लेकर के लगातार उनको आगाह कर रही है, जागरूक कर रही है कि मास्क को ठोड़ी पे लटका करके ना रखें, मास्क को नाक पर लगा करके रखें, मुंह को उसको ढक के रखें, पहन करके रखें। लेकिन गर्मी के मौसम में जो खासतौर पर जैसे जिनका सड़क पे लगातार कार्य करने का काम है, रेडी लगाने वाले लोग हैं या फिर मैकेनिक लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको सड़क पर धूप में रहना पड़ता है, उनके साथ में ह्यूमिडिटी की समस्या आ रही है, क्योंकि जब वो सांस छोड़ते हैं तो नमी उनके साथ में बाहर निकलती है।
चिकित्सक एक ये भी आशंका जता चुके हैं कि मास्क लगा करके यदि नमी लंबे समय तक उसमें बनी रहेगी तो वो भी एक संक्रमण का कारण हो सकता है। और जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके यदि मास्क के अंदर नमी अगर लंबे समय तक बनी रही तो ब्लैक फंगस का एक वो कारण हो सकता है। ऐसे में सुझाव ये है कि उनको अपने साथ में 2 से 3 मास्क रखने चाहिए और 2-4 घंटे में इन मास्कों को चेंज करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। देखिए नीरज, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो भी कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल की बात करते हैं तो 24 घंटे के अंदर लगभग 85 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों के वैक्सीनेट किया गया है लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो तेजी से चल रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, कोई जानकारी आपके पास अपडेट? देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन के आंकड़े की बात करें तो राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में सरकार जो है वैक्सीनेट लोगों को कर रही है। और अगर कुल आंकड़े की बात करें तो टोटल अचीवमेंट जो है वो निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल 2,16,10,450 लोगों को अब तक वैक्सीनेट जो है प्रदेश के अंदर किया जा चुका है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। पहली डोज की बात करें तो 1,79,84,542 लोगों को लगाई गई है। और अगर दूसरी डोज की बात करें तो 36,25,908 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार से 2,16,10,450 लोग अभी तक प्रदेश के अंदर वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। 21 जून तक का ये ताजा आंकड़ा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यानी कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है और जो थर्ड पीक है उसको लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है। देखिए, अभी भले ही पाबंदियाँ कम कर दी गई हों, पाबंदियाँ हटा दी गई हों, क्योंकि जो गाइडलाइंस जारी की उसको लेकर भी यही कहा गया है। फिलहाल जो शादी समारोह को लेकर जो गाइडलाइंस थी वो फिलहाल बरकरार है, क्योंकि अभी खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 जून तक कोई भी शादी समारोह ना करे। देखिए, गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है लेकिन जनता भी कोशिश करती है कि हम इसका पालन करें। प्रशासन कितना मुस्तैद है? देखिए, प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि भीड़ भड़का ना हो और निश्चित रूप से एक मैसेज देने की यहाँ जो कार्य है वो सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। हालांकि ये बात ठीक है कि गांव ढाणियों तक घर घर जाकर के ये नहीं देखा जा सकता है कि कहाँ किस लेवल का क्या कार्यक्रम और क्या आयोजन हो गया है। अब किसी व्यक्ति का घर है, वो अपने निजी घर के ऊपर कोई कार्यक्रम आयोजित कर लेता है या घर के अंदर किसी के हॉल बना हुआ है, पर्याप्त स्पेस है, उसमें कोई कार्यक्रम कर लेता है और उसमें सरकार की गाइडलाइन से अधिक लोगों को बुला लेता है, तो सरकार का हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार के तमाम जो लोग हैं वहां जाकर के उसके घर पे जा धमकेंगे और जांच कर लेंगे उसकी। जब तक कि कोई शिकायत नहीं प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से ये आम लोगों को अब समझने वाली बात है। बहुत सारी जगह ऐसी सूचना आ रही है कि शादी ब्याह है और लोग आतिशबाजी कर रहे हैं या फिर शादी को एंजॉय करना चालू कर दिया। तो ये जन जागरूकता जो है होने के बावजूद जानबूझ करके लापरवाही बरतना है और दूसरे की जान को खतरे में डालना है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब जहां कहीं शिकायत मिलती है वहां जरूर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है। लेकिन जो लोग गुपचुप के अंदर कर लेते हैं, चुपके कर लेते हैं या आसपास के समाज के लोग जिनका साथ दे देते हैं, वो लोग इस चीज से बच निकलते हैं और फिर वही चीज जो है वो चिंता की बात बन जाती है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ने की आशंका वहां बन जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है कि कोविड पे कंट्रोल पाया जाए, लेकिन अभी हमको भी एहतियात बरतना होगा। जनता को ये सोचना होगा कि अगर हमने फिर से लापरवाही की तो कहीं ना कहीं फिर से जो कोविड केस है वो फिर से बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। मजबूत वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। इसके बाद बाजार के खुलते ही सेंसेक्स 52,901 और निफ्टी 15,850 तक पहुंच गया है। सुबह 9:47 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 427.38 अंकों की तेजी के साथ 53,000 के स्तर पर पहुंच गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 131.35 अंकों की बढ़त के साथ 15,877 के स्तर पर पहुंच गया है। ये बाजार का रिकॉर्ड स्तर है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 235 अंकों की तेजी के साथ 52,809 के स्तर पर खुला। तो बढ़त के साथ सेंसेक्स और निफ्टी 50 में कारोबार की शुरुआत हो गई है। इन स्टॉक पर यहाँ पर अब फोकस रहेगा। तो आपको बता दें कि 21 जून के कारोबारी दिन कमजोरी शुरुआत हुई तो वहीं अंत तक बाजार की रिकवरी हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और मार्केट बढ़त के साथ यहाँ पर बंद हो गए थे। फिलहाल जो सेंसेक्स है 53,000 के पार खुल गया है तो वहीं पर निफ्टी 15,877 के स्तर पर पहुंच गया है।
और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अर्थशास्त्री राजेश्वर सर। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर देखिए, जिस तरीके से अब हालांकि देखिए दिक्कत तो होती, क्योंकि देखिए सेंसेक्स का जो है स्तर है वो 50,000 के क्रॉस तो करेगी, एक अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार मार्केट डाउन हो रहा था, गिर रहा था स्तर, अब वो स्तर कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो इन्वेस्टर्स जो है अब लगातार सेंसेक्स सॉरी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ जुड़ रहे हैं। उसका दो कारण हो गए हैं जी। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ डीमैट में नए इन्वेस्टर्स आए हैं, तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स काफी हद तक जुड़ गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, LIC का भी इशू आने वाला है, पेटीएम भी इशू ला रहा है। इस ढंग से कई कंपनियां इशू ला रही हैं, तो इन सब कारणों से भी मार्केट अप होता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स अप होते हैं कि कुछ न कुछ गेन होगा जी। तो बेसिक अगर हम बहुत ज्यादा कहें कि ये इसका कोई कॉमन आदमी की जो बढ़ती महंगाई या कॉमन जो महंगाइयां नॉर्मल उसमें बढ़ रही हैं, चाहे तेल की या उनकी, उसका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास अब कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं। जो पहले इन्वेस्टर्स कहीं न कहीं अपने इन्वेस्ट करते थे दूसरे चीजों में, चाहे FD में इन्वेस्ट करते थे, वहां रिटर्न बहुत कम हो गई है। चाहे रियल एस्टेट में करते थे, वहां रिटर्न कम हो गई है। चाहे गोल्ड में करते थे, वहां भी बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट रहता है, वहां भी कोई बहुत ज्यादा इनकम उनकी गेन नहीं होती। तो अब काफी हद तक लगता है दो चीजों के कारण से, एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट है कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किया, दूसरा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको लिक्विडिटी ऑफ कैश बनी रहती है। उन सब कारणों से भी लगातार, और वो कह रहा है कि अभी जो सेंसेक्स बढ़ रहा है कि वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम स्टैंड अलोन है। हम भी, हमारे यहाँ का भी सेंसेक्स, इंडियन सेंसेक्स कहीं ना कहीं से वर्ल्ड से जो है सेंसेक्स उससे उसका एक रिफ्लेक्शन भी है और उससे प्रभावित भी हो रहा है। बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा ही, मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन होता हुआ नजर आया। अब जैसे जैसे कोविड केस कम हो रहे वैसे वैसे मार्केट खुलने लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं, तैयार भी हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से जो GDP डाउन हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अर्थशास्त्र के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो इकोनॉमी है भारत की वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई भी नजर आई है कोविड की वजह से। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी सर बताएं। जो पहले एक परसेप्शन था कि इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट सेंसेक्स रिलेटेड है, अब ऐसा नहीं है। सेंसेक्स ऑल अपने स्टैंड अलोन टाइप से चल रहा है। सेंसेक्स अपनी एक जगह, दूसरी तरफ एक मार्केट बन चुका। अगर हम कहें कि GDP डाउन हो रही है, इनफैक्ट GDP डाउन हो रही है। अगर हम कहें देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है। हम कहें कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। हम कहें आर्थिक स्थिति भारत की कोई बहुत अच्छी नहीं, इंप्रूव कर रही है, वो बात भी फैक्ट है। तो उन सारे चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट अब सेंसेक्स पे नहीं आ पा रहा। उसका कारण क्या है कि सेंसेक्स अपने आप एक दूसरे कारण से आगे चल रहा है। जो दूसरा कारण क्या है कि लोगों को लगता है कि अभी सेफ इन्वेस्टमेंट है, नंबर 1। दूसरा, इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे इंडियन बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस मार्केट में आ गए हैं, जो इसको कहीं ना कहीं से इसको लगातार एक स्टेबल बना करके रखे हुए हैं। जो थोड़ा बहुत डाउन और अप होता है, किसी दिन सेंटिमेंट डाउन हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर मान लीजिए डॉलर के रेट डाउन होंगे, डॉलर के रेट अप होंगे, उसका इम्पैक्ट आता है। गोल्ड के रेट वर्ल्ड वाइड डाउन और अप होंगे, उसका इम्पैक्ट आता है। हमारे जो रुपी का जो डायरेक्ट डॉलर के साथ होता है उसका इम्पैक्ट आता है। तो थोड़े थोड़े से इम्पैक्ट आते हैं, लेकिन ओवरऑल अब स्टेबल मार्केट हो गया है, जिसका डायरेक्ट आप हमारे भारत में क्या इकोनॉमी चल रही है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, और आ भी नहीं रहा है। क्योंकि अब हमारे इन्वेस्टर्स वो लोग नहीं रह गए जो इस इकोनॉमी से पैसे लेकर के वहां डालते थे, या फिर इसलिए होता था कि हमें डिविडेंड कितना आएगा। अब डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा है, अब कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। आप समझिएगा कि अब पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हमें इससे कितना प्रॉफिट हुआ इस कंपनी में, उसका कितना प्रॉफिट का शेयर हमारे पास आएगा। अब वो भी धीरे धीरे हट करके कैपिटलाइजेशन पे चला गया कि कितना किसका वाइड स्प्रेड नोन है, कितनी बड़ी कंपनी है, और उसका कितना जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है। अब उन सब कॉन्सेप्ट में भी जाने लग गया। अदरवाइज तो आप देखिएगा कि कई कंपनियों के शेयर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे आप बैलेंस शीटें देखिएगा तो उनकी लॉस की लगातार आती जा रही है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।